आप देख रहे हैं ज़ीरो आवर। नमस्कार, मैं हूं अजय कुमार। सबसे पहले आपको एक पुलिस के कुत्ते की एक ऐसी तस्वीर दिखाते हैं जो काबिलियत देखकर आप हैरान हो जाएंगे। मैड्रिड पुलिस डिपार्टमेंट में तैनात पुलिस कुत्ता पोंचो ने अपने हैंडलर को कामयाबी से CPR कर दिखाया। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कैसे पोंचो का हैंडलर अचानक ज़मीन पर गिरा और ये देखते ही पोंचो हैंडलर के सीने पर अपने पाँव मारने लगा। दरअसल मैड्रिड पुलिस पिछले 1 साल से पुलिस डॉग्स को CPR की ट्रेनिंग दे रही है और पोंचो की शक्ल में उन्हें ये पहली कामयाबी मिली है। और आइए आपको दिखाते हैं किस तरह से चीन में पूर्व सैनिक अब सरकार के विरोध में सड़कों पर धरना प्रदर्शन करते दिखाई दे रहे हैं। चीन में ये अपने किस्म का एक अलग सा विरोध है, क्योंकि इस तरह का विरोध आज तक चीन के सैनिकों ने और खास करके चीन के पूर्व सैनिकों ने कभी नहीं किया था। और वो इसलिए क्योंकि ये विरोध चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के खिलाफ है। चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के खिलाफ आवाज उठाने का सीधा मतलब होता है आप सरकार को चुनौती दे रहे हैं। और आज के अगर मौजूदा परिवेश में बात करें तो शी जिनपिंग जो चीन के राष्ट्रपति हैं उन्हें चुनौती दे रहे हैं। लेकिन चीन के 4 बड़े शहरों में पूर्व सैनिकों ने न सिर्फ विरोध के स्वर बुलंद किए हैं बल्कि अपनी विरोध की आवाज को शी जिनपिंग के तानाशाही रवैये के तौर पर भी प्रस्तुत किया है कि अब चीन शी जिनपिंग के तानाशाही रवैये को बर्दाश्त नहीं करेगा। चीन का जिनजियांग शहर, सड़क पर तैनात पुलिस बल और उनसे टक्कर लेते हजारों पूर्व सैनिक। ये वीडियो दुनिया के किसी और हिस्से का होता तो हैरानी नहीं होती, लेकिन चीन में इस तरह सत्तारूढ़ कम्युनिस्ट पार्टी का विरोध लंबे अरसे बाद सामने आया है। दरअसल चीन में पूर्व सैनिक लंबे वक्त से बेहतर पेंशन और सुविधाओं की मांग कर रहे हैं। साथ ही सैनिकों की नाराजगी उस भ्रष्टाचार से भी है जो बड़े पैमाने पर सत्तारूढ़ कम्युनिस्ट पार्टी में फैला हुआ है। यही गुस्सा विरोध प्रदर्शन की शक्ल लेकर सड़कों पर नजर आ रहा है। चीन में पूर्व सैनिकों का विरोध कई मायनों में अहम है। पहला ये कि चीन में इस किस्म के प्रदर्शन बर्दाश्त नहीं किए जाते हैं। बावजूद इसके अगर पूर्व सैनिक सड़कों पर निकले हैं तो इसके पीछे सैन्य हलकों से भी मूक सहमति मुमकिन है। दूसरा ये कि कोर लीडर चुने जाने के बाद जिनपिंग ने सेना पर अपना दबदबा बढ़ाया है। बहुत मुमकिन है कि सैन्य हलकों से ही ऐसे प्रदर्शनों के जरिए जिनपिंग को चेताया जा रहा हो। वजह जो भी हो, लेकिन पूर्व सैनिकों ने सड़कों पर उतरकर ये बता दिया है कि जिनपिंग अब भी चीन में एब्सोल्यूट पावर का दर्जा नहीं हासिल कर पाए हैं। न्यूज़ नेशन। तिएननमेन स्क्वायर के बाद चीन में विरोध के इस तरह के स्वर पहली बार सुनाई दे रहे हैं। यानी आप समझ जाइए कि तकरीबन 25 से 30 साल बाद चीन में विरोध की आवाज़ें उठ रही हैं और ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। इसके साथ साथ चीन को अब उन देशों से भी लगातार विरोध झेलना पड़ रहा है जो चीन के विस्तारवाद की नीति के खिलाफ अपनी आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। इसमें अब मलेशिया का नाम भी जुड़ गया है, क्योंकि मलेशिया के राष्ट्रपति मातहिर मोहम्मद ने स्पष्ट तौर से कहा है कि दक्षिणी चीन सागर में अगर चीन ने आगे कदम बढ़ाए तो वो तमाम द्वीप जो आज मलेशिया के साथ हैं उन द्वीपों को मद्देनजर रखते हुए मलेशिया चीन के खिलाफ जवाबी कार्रवाई करने के लिए तैयार है। मलेशिया में महातिर मोहम्मद जब से सरकार पर काबिज हुए हैं तब से वो लगातार चीन विरोधी बयानों से सुर्खियों में और इसी सिलसिले को आगे बढ़ाता नजर आया दक्षिण चीन सागर पर महातिर मोहम्मद का बयान। महातिर ने साफ कहा, दक्षिण चीन सागर में अपने 5 द्वीपों पर हम अपना पूरा कंट्रोल रखेंगे और उम्मीद करेंगे कि दूसरी ताकतें इन इलाकों में अपनी नौसैनिक गतिविधियां कम करें ताकि क्षेत्रीय तनाव पैदा न हो। साफ है कि महातिर का इशारा चीन की तरफ है। दरअसल महातिर से पहले नजीब सरकार के दौरान चीन के नौसैनिक जहाज लगातार मलेशिया के कंट्रोल वाले इलाकों के नजदीक पेट्रोलिंग करते रहे। दक्षिण चीन सागर में शैलो रीफ एटॉल के टापुओं पर मलेशिया का अधिकार है और इन्हीं टापुओं का जिक्र महातिर ने अपने बयान में किया है। वहीं दूसरी तरफ ऑस्ट्रेलिया ने भी अपने इरादे जाहिर कर दिए। ऑस्ट्रेलिया ने अमेरिका से ट्राइटन ड्रोन खरीदने का फैसला किया है, जिनका इस्तेमाल दक्षिण चीन सागर और प्रशांत महासागर में निगरानी के लिए किया जाएगा। वहीं दूसरी तरफ वियतनाम में फ्रांस के नौसैनिक जहाज डेरा डाले हुए हैं और दक्षिण चीन सागर में पेट्रोलिंग भी कर चुके हैं। जापान ने भी दक्षिण चीन सागर में इंडोनेशिया को सामरिक मदद देने का ऐलान कर दिया। मायने साफ हैं,
सभी क्षेत्रीय ताकतें अपने अपने स्तर पर चीन को विस्तारवाद से पीछे हटने का पैगाम दे रही हैं। और अगर जिनपिंग सरकार ने इशारे नहीं समझे तो मुमकिन है कि अपने हितों के लिए ये क्षेत्रीय ताकतें एक गठबंधन की शक्ल ले लें। टीम न्यूज़ नेशन। और अब बात करते हैं भारत के मोस्ट वांटेड आतंकवादी के बारे में, जो है कि अपने आप को पाकिस्तान में एक नई पारी के साथ प्रस्तुत कर रहा है। कश्मीर में आतंक का मास्टरमाइंड हाफिज सईद पाकिस्तान में सियासी ताल ठोक रहा है और अपने चुनावी कैंपेन को अब वो भारत विरोधी बयानों से लगातार हवा दे रहा है। लाहौर में एक रैली के दौरान हाफिज सईद ने कश्मीर में आतंकियों और पत्थरबाजों को अपना हीरो करार दिया और साथ ही कश्मीर को पाकिस्तान के साथ मिलाने का दम भी भरा। आंखों में नफरत का जहर, जुबान पर जहर घुसे फूल और दिमाग में नापाक साजिश। मुंबई हमलों के गुनहगार हाफिज सईद का चेहरा जब जब सामने आता है तो जहन में यही अल्फाज गूंजने लगते हैं। इसी हाफिज ने एक बार फिर जहर उगला। लाहौर में हाफिज आतंकियों और पत्थरबाजों को अपना हीरो करार देता नजर आया। मारे गए आतंकियों और पत्थर फेंकने वालों की याद मेरे जहन में जिंदा रहती है। ये लोग कश्मीर में हमारा काम कर रहे हैं। हमारे हुक्म और इरादों की मजबूती सब 7 आसमान पार से आते हैं। ये पहली बार नहीं है जब हाफिज ने ऐसे जहर बुझे बयान दिए हैं, लेकिन इस बार बयानों का टारगेट अलग नजर आता है। दरअसल हाफिज भारत विरोधी जहर उगलकर अपनी सियासी रोटियां सेकना चाहता है। पाकिस्तान में आम चुनाव होने और हाफिज भी इन चुनावों में उतरा है। अल्लाह अकबर तहरीक नाम का गठबंधन बना चुके हाफिज ने 200 से ज्यादा सीटों पर उम्मीदवार उतारे हैं। हाफिज का बेटा तल्हा सईद और उसके रिश्तेदार भी अल्लाह अकबर तहरीक के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। ये किसी से छिपा नहीं कि पाकिस्तान में भारत विरोधी भावनाएं चरम पर रहती है। दाने दाने को तरसता आम पाकिस्तानी कश्मीर जैसे मुद्दे पर खोखली हुंकार भरने लगता है और नफरत के इसी जहर को भुनाकर हाफिज अपना उल्लू सीधा करना चाहता है। टीम न्यूज़ नेशन। पाकिस्तान में हाफिज सईद जैसे आतंकी कश्मीर में लगातार अलगाववाद की आग को भड़काने की पुरजोर कोशिश करते रहे हैं, लेकिन अब भारत सरकार ने यह तय पाया है कि अलगाववादी नेताओं पर भी नकेल कसनी जरूरी है। ऐसा माना जा रहा है कि केंद्र सरकार ने अब टेरर फंडिंग के मामले में यह तय किया है कि सभी अलगाववादी नेताओं की जांच की जाएगी, ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि अलगाववादी नेताओं को फंडिंग कहां से और कैसे मिल रही है। ये है कश्मीर के वो चेहरे जो पाकिस्तान के इशारों पर अपने ही मुल्क के खिलाफ साजिशें रचते हैं। इन्हीं अलगाववादियों पर अब सख्त से सख्त कार्रवाई का इरादा सरकार बना चुकी है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो टेरर फंडिंग मामलों में अलगाववादियों की सघन जांच का फैसला लिया गया है। ये फैसला प्रमुख गृह सचिव की एक हाई लेवल मीटिंग के बाद किया गया। फैसले के मुताबिक अब NIA और ED अलगाववादियों की टेरर फंडिंग की जाँच को आगे ले जाएगी। आतंकियों और पत्थरबाजों को अलगाववादियों के जरिए पैसे मिलने की जाँच पहले से NIA कर रही है। इस बाबत चार्जशीट भी दाखिल की जा चुकी है। चार्जशीट में 10 लोगों के नाम मुकदमे दर्ज किए गए हैं, जिनमें हाफिज सईद और सैयद सलाउद्दीन समेत बड़े हुर्रियत नेताओं के करीबी भी शामिल हैं। इस जांच में एक बड़ी कामयाबी थी अलगाववादी नेता शब्बीर शाह का बेनकाब होना। हवाला के जरिए आने वाले पैसे को पत्थरबाजों तक पहुंचाने के आरोप शब्बीर शाह पर है। एक तरफ आतंकियों पर करारा प्रहार तो दूसरी तरफ अलगाववादियों पर नकेल कसने का फैसला इशारा करता है कि कश्मीर में सरकार बड़ी और सख्त कार्रवाई के लिए तैयार हो चुकी है। टीम न्यूज़ नेशन। इसमें कोई शक नहीं है कि कश्मीर को लेकर लगातार पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर हिंदुस्तान की किरकिरी करने की पुरजोर कोशिश करता रहा है और इसी कड़ी में संयुक्त राष्ट्र के एक मंच का इस्तेमाल भी पाकिस्तान ने हिंदुस्तान की किरकिरी करने के लिए किया। ऐसे में भारत ने जवाबी कार्रवाई करते हुए स्पष्ट तौर से पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब देते हुए कहा कि कश्मीर भारत का अभिन्न हिस्सा है और दुनिया की कोई ताकत किसी भी कीमत पर कश्मीर को हिंदुस्तान से अलग नहीं कर सकती। We have witnessed one delegation has yet again misused this platform to make an unwarranted reference to the situation in the Indian state of Jammu and Kashmir. Such cynical attempts have failed in the past and do not find any resonance in this body. I would like to place on record and reiterate that the state of Jammu and Kashmir is an integral and inalienable part of India. No amount of empty rhetoric from Pakistan will change this reality. Thank you, Mr. President. और आइए आपको बताते हैं किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा को लेकर अब देश में चिंता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा को गृह मंत्रालय ने देखते हुए एक नई एडवाइजरी जारी की है, जिसके आधार पर यह कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अब तक सबसे ज़्यादा खतरा है किसी भी आतंकी से, क्योंकि वो एक हाई वैल्यू टारगेट हैं। इसे देखते हुए
2019 के लोकसभा के चुनावों के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा की व्यवस्था में काफ़ी बदलाव किए गए हैं। अब ये माना जा रहा है कि तमाम मंत्री या फिर अधिकारी भी सीधे तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात नहीं कर सकते। उनकी भी फ्रिस्किंग की जाएगी, यानी कि उनकी भी पड़ताल की जाएगी, जांच की जाएगी इससे पहले कि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से हाथ भी मिला सकें। एसपीजी क्लियरेंस को लेकर अब काफ़ी मानदंड तय कर दिए गए हैं, क्योंकि ऐसा माना जा रहा है कि जिस तरह से पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या की कोशिशें की गई थी और उन्हें एक जघन्य कांड में उनकी मृत्यु भी हुई थी, ठीक उसी तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर भी खतरा मंडरा रहा है और इसे देखते हुए अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा को पहले से कहीं ज्यादा चाक चौबंद कर दिया गया है। ऐसा माना जा रहा है कि दुनिया अब दूसरे शीत युद्ध की तरफ लगातार आगे बढ़ रही है और वो इसलिए क्योंकि रूस ने एक बार फिर अपने अस्मिता को लेकर पूरी दुनिया के सामने अपनी सोच सामने रखती है। रूस ने सीधे तौर पर कहा है कि रूस की जो सीमाएं हैं वो वही है जो रूस तय करेगा। दुनिया ये तय नहीं कर सकता कि आखिरकार रूस की सीमाएं क्या हैं, और अगर ऐसे में रूस की सीमाओं को लेकर दुनिया के किसी भी देश को संशय है तो इसे इस बात को लेकर निश्चिंत हो जाना चाहिए कि रूस की परिभाषा या रूस की परिधि वही होगी जो रूस के राष्ट्रपति तय करेंगे। यानी कि अब यह तय माना जाए कि अब तमाम पश्चिमी ताकतों को बढ़ते हुए आक्रामक रूस के साथ ही जीना पड़ेगा। व्लादिमीर पुतिन वो नेता जिसने न सिर्फ रूस पर अपनी पकड़ को वक्त के साथ मजबूत किया, बल्कि पश्चिमी दुनिया के सामने ऐसे मोर्चे भी खड़े किए जिन्होंने अमेरिका जैसी ताकतों को भी सोचने पर मजबूर कर दिया। पुतिन ने एक बार फिर अपने मजबूत हौसले और बुलंद इरादों को जाहिर किया है। Последовательно, не по-хамски, не грубо, но защищать свои интересы и в сфере экономики, и в сфере безопасности. Мы это делали и будем делать. Но мы всегда ищем компромиссы, стремимся к этим компромиссам. Это все закончится давление тогда, когда наши партнеры убедятся, что применяемые ими методы неэффективны, контрпродуक्टिवны, вредны для всех. चीन की एक एजेंसी को दिए इंटरव्यू में पुतिन ने बहुत हद तक ये भी साफ कर दिया कि अगर पश्चिमी ताकतें अपना रुख नहीं बदलेंगी तो रूस बदलने की कोशिश भी नहीं करेगा। Мне представляется, что это очень ошибочная политика, потому что нужно не сдерживать кого бы то ни было, в том числе Россию. पुतिन उन प्रतिबंधों का जिक्र कर रहे थे जो क्रीमिया पर रूस के कब्जे के बाद पश्चिमी दुनिया ने लगाए थे। उस वक्त भी पुतिन डटकर खड़े रहे थे और आज भी खड़े हैं। यानी ग्रेटर रशिया के सपने की तरफ बढ़ते पुतिन को किसी की कोई फिक्र नहीं। टी न्यूज़ नेशन। क्राइमिया पर अधिकार होने के साथ ही अमेरिका समेत पश्चिमी ताकतों ने रूस पर सख्त प्रतिबंध लगा दिए थे। दरअसल क्राइमिया पर अधिकार पुतिन के उस सपने का आगाज था जिसे वो ग्रेटर रशिया कहते हैं। हालांकि अभी आधिकारिक तौर पर पुतिन ने शब्द का इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन रोमानिया में एक यात्रा के दौरान पुतिन ने माना कि इतिहास में रूस का जितना विस्तार था उसी को वो दोबारा हासिल करना चाहते हैं। अब आपको हम दिखाते हैं कि आज रूस कैसा दिखता है और कल राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन रूस को कैसा देखना चाहते हैं। रूस के नक्शे पर जो नीला हिस्सा है वो आज रूस का क्षेत्रीय सरहद है, लेकिन पुतिन के ग्रेटर रूस की बात करें तो जानकार मानते हैं कि क्रीमिया पर कब्जा करने के बाद पुतिन यूक्रेन और डोनेस्क, लहानुस्क और मारियापोल, इसके साथ साथ माइक्लोपोल और ओडेसा को भी ऐतिहासिक तौर पर रूस का ही हिस्सा मानते हैं। पुतिन चाहते हैं कि यूक्रेन के इन इलाकों से लेकर मोल्दोवा के ट्रांस एशिया तक रूस की सीमाओं का विस्तार हो। कहा जाता है कि जॉर्जिया के अब्खाज़िया और बेलारूस तक रूस की सरहदें फैलाने का पुतिन का इरादा है। ऐतिहासिक सरहदों के साथ पुतिन सांस्कृतिक तौर पर भी ग्रेटर रूस के कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाना चाहते हैं, जिसके मुताबिक एस्टोनिया और लातविया जैसे देश भी रूस के झंडे के तले आ जाएंगे। इसके साथ साथ ये खबर बड़ी अहम है कि यूरेशिया के साथ साथ अब यूरोप में भी बदलाव के बड़े संकेत दिखाई दे रहे हैं। फ्रांस की अगुवाई में अब यूरोपियन यूनियन के 9 सदस्य देशों ने ईयू के लिए एक अलग डिफेंस कोएलिशन फोर्स की गठन के लिए हरी झंडी दे दी है। इसका सीधा मतलब यह है कि यूरोपियन यूनियन के सदस्य अमेरिका और नेटो पर अपनी निर्भरता को खत्म कर या कम कर खुद अपनी सुरक्षा पर जोर देना चाहते हैं।
ब्रिटेन, जर्मनी, बेल्जियम, डेनमार्क, एस्टोनिया, नीदरलैंड, स्पेन और पुर्तगाल। कुछ ऐसी है यूरोपियन यूनियन से पैदा हुई नई डिफेंस फोर्स की शक्ल। इस फोर्स को नाम दिया गया है यूरोपियन इंटरवेंशन इनिशिएटिव फोर्स और इसका मकसद किसी आपातकाल के दौरान सदस्य देशों के लिए ऐसा गठबंधन तैयार करना है जो अमेरिका या नाटो पर निर्भर न हो। सामरिक हलकों में ये माना जा रहा है कि यूरोपियन यूनियन के ये सदस्य नाटो की अहमियत को कम करना चाहते हैं। इस फैसले का असर क्या होगा ये भी समझ लीजिए। एस्टोनिया जैसे देश का शामिल होना बताता है कि पूर्वी यूरोप पर रूस के खतरे से सामना करने के लिए अब नया गठबंधन मौजूद होगा। साथ ही मध्य पूर्व एशिया में फ्रांस और ब्रिटेन के ऑपरेशंस भी अमेरिका निर्धारित नहीं होंगे, यानी सदस्य देश अपनी नीतियों के लिहाज से ऑपरेट कर पाएंगे। इतना ही नहीं, रूस और ईरान जैसे मुद्दों पर भी अमेरिका का दखल कम हो जाएगा। अलग सामरिक ताकत अलग नीतियां अपनाने की आजादी देगी। ये नई इंटरवेंशन फोर्स अमेरिका के लिए बुरी खबर है, क्योंकि अब तक नाटो के दम पर अमेरिका सदस्य देशों की मर्जी और फैसलों की अनदेखी कर देता था, लेकिन ये नया गठबंधन अमेरिका के दखल और मन मर्जी को कम कर देगा। टीम न्यूज़ नेशन। उत्तराखंड में एक बार फिर भूस्खलन हुआ है। अमृत मुनि से रुद्रप्रयाग के बीच भूस्खलन के चलते रास्ता बंद कर दिया गया है। तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं कि पहाड़ से अचानक मलबा सड़क पर गिरा। गनीमत ये रही कि इस हादसे के वक्त कोई घायल नहीं हुआ। बारिश के मौसम में पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइड का खतरा लगातार बना रहता है। खास ही मौसम के इस बदलाव के साथ जब मानसून दस्तक दे रहा है, लैंडस्लाइड की तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं।